हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लोगों ने जो आपको लास्ट क्लास में टॉपिक कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लास वाले टॉपिक को अच्छे से नहीं किया है, वो फॉर्मूले आपको याद नहीं हैं, तो बेटा पहले उन्हें याद करो फिर ये वीडियो देखो, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में, कुछ आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 और उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। जो मुझे लगेगा पूरे कराने हैं मैं करा दूंगा, जो मुझे लगेगा समझा के आप इजीली कर लोगे वो समझा दूंगा। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे ये एनसीईआरटी में हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है भाई, क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस। ये पहले तीनों पार्ट देखो सेम है, अगर आपने होमवर्क अटैम्प्ट किया है तो शायद आपसे हो भी गए होंगे। तीनों पार्ट सेम है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको स्लोप निकालना है बस। ठीक है, तो भाई स्लोप ऑफ लाइन निकालने का जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, एक फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बताया था भाई। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ख़त्म है कहानी भाई। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, ये x2 y2, सही है ना। तो देखो ये लगा दिया इसने फॉर्मूला यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ख़त्म, निकल गया स्लोप। तो ये तो तीनों पार्ट सिंपल उस फॉर्मूले से सीधा सीधा हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट भी बहुत सीधा है, कह रहा है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन है 60 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। अब यहाँ पे इसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं दे रखा, तो ये अंडरस्टूड है ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, क्योंकि उल्टा पुल्टा कुछ होता तो ये लिख देता। तो सीधा सीधा आपको थीटा पता है कि थीटा 60 डिग्री है, आप स्लोप निकाल दोगे tan 60 डिग्री, ख़त्म। ठीक है ना, स्क्वायर रूट 3, ईजी। तो फर्स्ट एग्जांपल तो सुपर इजी था, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये है अपना एग्जांपल नंबर 2, कह रहा है इफ़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ 1 लाइन इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। कह रहा है 2 लाइन्स हैं, उनके बीच का एंगल π/4 है। ठीक है, तो उनके बीच का एंगल, ये फॉर्मूला आपको बताया था ना कि 2 लाइन्स के स्लोप पता और उनके बीच का एंगल थीटा हो। तो इन 3 चीज़ों की अगर बात हो रही है, कोई 2 चीज़ें पता है तो तीसरी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो वो जो लाइन के बीच का एंगल है उसने इसको थीटा मान लिया और कह रहा है भैया थीटा की वैल्यू दे रखी है π/4। ठीक है, एक लाइन का स्लोप पता है तो उसको मान लिया कि m1 है वो, ठीक है ना। और m2 हमें निकालना है, इसने m2 को m मान लिया है। m2 को क्या मान लिया, m। सेकेंड लाइन का स्लोप m हो गया, फर्स्ट लाइन का स्लोप पता है हाफ है, और एंगल दोनों लाइंस के बीच का पता है 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इस फार्मूले में थीटा की जगह 45 लिख देंगे, m2 की जगह क्या लिख देंगे m, और m1 की जगह क्या लिख देंगे, हाफ। तो इस फार्मूले में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है भाई, अब ये देखो tan 45 क्या होता है भाई, 1 होता है। ठीक है ना, ये तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा ही है। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी है, इसने जैसे ये tan 45 को 1 लिखा, अब ये मॉड हटाना है। जब मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा भाई। देखो अगर कभी मॉड x 2 के इक्वल है, मॉड x 2 के इक्वल है, इसका मतलब x क्या है भाई, हमें क्या पता है x +2 है कि -2 है। सही बात है कि नहीं भाई, x +2 हो चाहे -2 हो, उसका मॉड करूँगा तो +2 ही आएगा, है ना। यानी अगर मॉड x +2 है तो x +-2 कुछ भी हो सकता है। तो हम यूँ कह सकते हैं जैसे मॉड x अगर 2 लिखा है तो मॉड हटाओ तो भैया प्लस माइनस का साइन लगा दो। ठीक है ना, x को एक बारी +2 लो, एक बारी -2 लो। अब ये भी कह रहा है मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज़ +1, तो इसने मॉड को हटा दिया और एक बारी +1 के इक्वल रख दिया, एक बार -1 के इक्वल। ठीक है, मॉड को हटाया, मॉड नॉर्मल ब्रैकेट तो है नहीं ना, तो मॉड को जब हटाएगा तो ये जो वैल्यू पॉजिटिव थी, एक बारी इसको +1 के इक्वल ले लिया और एक बारी ये जो 1 था इसके आगे माइनस लगा दिया, -1 के इक्वल ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके m निकाल लो भाई, बस कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, एलसीएम ही तो लेना है सिंपल। तो ऐसे आपका m निकल जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। 2 लाइन्स है ऐसे कह रहा है और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है,
क्या कह रहा है जी, 2 लाइन्स हैं और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। आपको बताया था जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती है और उनके स्लोप मान लो m1 और m2 हैं, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, -1। बताया था ना, 2 लाइन्स जब परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब एक लाइन जो है वो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है और एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है उसका स्लोप निकल जाएगा उसी फॉर्मूले से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकल जाएगा ना ऐसे। तो इन 2 पॉइंट से हमने उस लाइन का स्लोप निकाल दिया, ये निकाला देखो, उसने m1 लिख दिया इसको, तो y2 - y1 यानी 8 - 6 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - -2, ठीक है ना। तो ये अपना फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया। ऐसे ही इन 2 पॉइंट से सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये सेकंड लाइन का स्लोप आ गया। अब क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, हमें पता है m1 इंटू m2 -1 होगा, तो ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की, दोनों का प्रोडक्ट लिखा -1 के इक्वल, सॉल्व करके x निकाल लिया, ख़त्म। सिंपल है ना, ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, अब ये कह रहा है ये जो 3 पॉइंट्स है P, Q और R लाई ऑन अ लाइन। लाई ऑन अ लाइन का मतलब क्या है, कोलिनियर, कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। आपको बताया था जब कभी भी कोई 2-3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जैसे P, Q और R कोलिनियर हैं, तो PQ का स्लोप, QR का स्लोप, PR का स्लोप, सबका स्लोप क्या होगा, इक्वल, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि PQ और QR का स्लोप इक्वल होगा। तो पहले इसने PQ का स्लोप निकाला इन दोनों पॉइंट से, वही फॉर्मूला लगेगा अपना, दिस माइनस दिस, है ना, y1 - k अपॉन x1 - h। ये वही तो फॉर्मूला लगा है स्लोप का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वही लगा है ना। तो इससे स्लोप निकाल लिया। ऐसे ही फिर QR का स्लोप निकाल लिया इन दोनों कोऑर्डिनेट से, वही फॉर्मूला फिर से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बस फिर तो क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, बस ख़त्म हो गया जो प्रूव करना था। लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखो भाई, कह रहा है इन फिगर 10.9, ये फिगर हमें दे रखी है, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ और लीनियर मोशन इज़ गिवन। तो साइंस इतनी टेंशन मत पालना कि हमने साइंस तो छोड़ दिया, कॉमर्स वाले कहीं परेशान हो जाओ और साइंस वाले खुश हो जाओ, हम बेटर कर लेंगे, कुछ नहीं है ना, कोई साइंस का कुछ लेना देना नहीं है, डिस्टेंस टाइम की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पूरा क्वेश्चन ना भी पढ़ो ना, सिर्फ इतना पढ़ लो, वो क्या कह रहा है, हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। क्योंकि फिगर गिवन है उसी से हमें दिख रहा है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक 0-2, एक 3-8 और एक TD। तो 3 जब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो AB का स्लोप और BC का स्लोप इक्वल होगा, बता चुका हूँ, कोलिनियर है। तो वही कर लो, एक बार इन दोनों से स्लोप निकाल लो, क्या फॉर्मूला लगाओगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही लगेगा ना भाई। तो ये निकल गया इन दोनों से स्लोप। ऐसे ही एक बार इन दोनों से स्लोप निकाल लो, d - 8 अपॉन t - 3, दोनों स्लोप इक्वल रख दो, काम ख़त्म, सही है। ये दोनों स्लोप इक्वल रख दिए, बस सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, आपका डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आ जाएगा। वही पूछ रहा है वो कि डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम पे, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताओ, निकल गया, सही है। अब इसी क्वेश्चन को वो आगे भी पूछ लेता है कई बार कि भैया जब टाइम 10 होगा तो डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। तो कर लोगे, क्या दिक्कत है, टाइम पता है, इस फॉर्मूले में डाल दो ये जो आपने रिलेशन निकाला है, टाइम को 10 डालो, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब ग्राफ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी वर्टिसेस ये हैं, मतलब आपको इन चारों कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ पे आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लोगे, इन चारों कोऑर्डिनेट्स को मार्क करके बना लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, चारों कोऑर्डिनेट्स लिख देना। फिर कह रहा है उसका एरिया निकालो। तो ये तो आपने 10th में भी करा है भाई, बीच में डायगोनल बना लो, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता ही है, ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है ना। तो 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देना, बस कैलकुलेशन है भाई इस क्वेश्चन में, तो इसमें तो मैं क्या करूँ, आप कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस।
सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। देखो ऐसा है कुछ कि भाई ये हमने एक्स वाई एक्सिस बना ली है, ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है एक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस जो है, आप चाहो तो क्वेश्चन अगर आपको रखना है अपने सामने बुक खोल के रख लो भाई, ताकि आपको समझ आता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 2a है और उसका बेस y एक्सिस पे है। तो मतलब जो ट्रायंगल बनेगा उसका बेस y एक्सिस पे है, तो मान लो ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ऐसा मतलब ट्रायंगल का बेस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगल का बेस मान लेते हैं हम, ठीक है। और साइड कितनी है ट्रायंगल की भाई, पूरी ट्रायंगल की जो पूरी साइड है, मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये पूरी साइड की वैल्यू है, उसका जो साइज़ है वो कितना है 2a, ठीक है। समझ गए ना, क्वेश्चन में उसने ये बात बोली हुई थी कि भैया जो ट्रायंगल बनाना है, जो ट्रायंगल बनाना है उसका बेस y एक्सिस पे ले लो भाई, बेस y एक्सिस पे लो और ओरिजिन मिड पॉइंट होना चाहिए। जब बेस ये पूरा 2a है और ओरिजिन मिड पॉइंट है, तो मतलब मिड पॉइंट है तो ऊपर नीचे जो डिस्टेंस होगा वो a ही होगा, तभी तो पूरा 2a होगा, है कि नहीं। तो जो ऊपर अपना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये a हो गया और ये भी क्या हो गया a, सही है। अब ये तो सिर्फ बेस बनाया ना, अभी तो पूरा ट्रायंगल बनाना है। ये तो सिर्फ बेस बनाया है, अभी पूरा ट्रायंगल बनाना है। अब ट्रायंगल जो है भैया इस तरफ भी बन सकता है ऐसे, ट्रायंगल जो है वो क्या है, ऐसे इस तरफ भी बन सकता है ना। या ट्रायंगल क्या पता है इस तरफ बन जाता, हमें तो बताया नहीं उसने किधर बनेगा, ठीक है ना भाई। ये मान लो C है, ये D है। अब उसने कहा था एक ट्रायंगल है जिसका बेस y एक्सिस पे है, ये बेस ले लिया AB, ओरिजिन मिड पॉइंट है, हमने मान लिया मिड पॉइंट है, पूरी साइड 2a थी तो ऊपर a हो गई और नीचे भी a हो गई। अब ये तो बेस है, बाकी अब ट्रायंगल इस तरफ बना रहा है वो या इस तरफ बना रहा है, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया। उसने बस कहा है कि ट्रायंगल की वर्टिसेस बताओ, ट्रायंगल की वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये कोने जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ, है ना। तो पहले ज़रा एक ही साइड की बात करते हैं, फिर दूसरी साइड की बात करेंगे। ये कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहा है भाई, क्या है कि नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है y एक्सिस पे है तो x 0 होगा और y तो a है ही भाई। ये हाइट कितनी है a है ना, तो ये कोऑर्डिनेट पे x तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे है और y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा। ऐसे ही आप नीचे जहाँ होगे यहाँ पे भी x तो 0 होगा, x तो 0 होगा, y हो जाएगा माइनस a क्योंकि ओरिजिन से नीचे है ना, y क्या हो जाएगा माइनस a। अब हमें बताना है ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये वाले कोऑर्डिनेट पे आपको दिख रहा होगा कि इसका y तो 0 ही है, इस कोऑर्डिनेट का y तो 0 ही होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे है। बस हमें x बताना है कितना है, हमें ये डिस्टेंस बताना है कितना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये x ही है डिस्टेंस, क्या है ये x। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भैया डिस्टेंस है ये x है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने पीछे देखा क्वेश्चन में उसने कहा ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है मतलब सारी साइड्स बराबर है। तो ये साइड पूरी कितनी थी 2a, तो ये भी तो 2a होगी और ये भी 2a होगी, है ना, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो अपनी ये जो साइड है पूरी भैया ये हो गई 2a, ठीक है। अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगा दें तो हमें दिख रहा है कि जो 2a का स्क्वायर है वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के, होगा ना। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इससे x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, सही है। x कितना आ गया यहाँ से 3a स्क्वायर, तो x हो गया √3a, x क्या हो गया भाई √3a। तो हमें यानी ये पता लग गया कि ये डिस्टेंस कितना है
√3 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, √3 है, ठीक है ना। तो अब हमें ये कोऑर्डिनेट पता लग गया। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे ये डिस्टेंस √3a था तो यहाँ भी तो √3a ही होगा, अलग थोड़ी होगा। बस ये ओरिजिन से इस साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो d के कोऑर्डिनेट होंगे वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -√3a, और y तो 0 ही रहेगा। समझ गए ना भाई, डिस्टेंस जितना x यहाँ निकला है उतना ही तो यहाँ भी निकलेगा, एक ही तो बात है भाई, सेम ही तो ट्रायंगल है, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो ये ट्रायंगल की हाइट है ना, ये तो बराबर ही रहेगी दोनों जगह। तो ये अगर जितना डिस्टेंस है उतना ही ये होगा। बस ये ओरिजिन के इधर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव है, ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड इसलिए नेगेटिव, ख़त्म। तो आपको उसने कहा ट्रायंगल की वर्टिसेस बताओ, तो आप क्या कहोगे कि भैया या तो ये तीनों वर्टिसेस होंगी 0,a, 0,-a एंड √3a, 0, या फिर ये तीनों वर्टिसेस होंगी, ठीक है ना, दिस एंड दिस। ऐसे आपने आंसर लिखना है, दीज 3 और दीज 3, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये x आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर आप दिमाग लगाते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में बच्चों आपको हाइट पता होती है, हाइट का एक फॉर्मूला भी होता है, √3/2 इंटू साइड। ये इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का। तो √3/2 इंटू साइड कितनी है इसकी, 2 है, तो 2 और 2 कट गया, तो हमें हाइट सीधा वैसे ही पता लग गई, √3 है, तो ये √3 हो गया। सही है कि नहीं है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, दो पॉइंट है x1 और y1, और ये जो PQ है वो पैरेलल है y एक्सिस के। पहले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो क्या कह रहा है ये, कि भाई ऐसे ये अपने x एक्सिस y एक्सिस बन गए, ठीक है। तो कह रहा है एक लाइन है PQ जो कि पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमने कह दिया कि ये P है, और ये कोऑर्डिनेट हमने कह दिया Q है। P था x1, y1, और Q था x2, y2। अब वो कह रहा है ये डिस्टेंस निकालो PQ जो डिस्टेंस है वो निकालो भाई, कितना आएगा। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है ना। लेकिन अब ध्यान से सुनो कि भाई जब ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहा होगा। मान लो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी तो 5 ही होगा और यहाँ भी 5 ही होगा। y कोऑर्डिनेट ही तो बदल रहा है बस। भाई ये वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, ये x एक्सिस से जब ऊपर जा रही है तो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और नीचे आ रही है तो y कोऑर्डिनेट कम हो रहा है। लेकिन x तो पूरी लाइन पे सेम ही है, जो x यहाँ पे रहा होगा वही पूरी लाइन पे होगा, यानी x1 और x2 इक्वल है। क्या पता लग गया इससे हमें कि भैया x1 और x2 जो हैं वो इक्वल है। और अगर x1 और x2 इक्वल है बच्चों, तो ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब बचेगा क्या, सिर्फ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, और ये मॉड से बाहर आ जाएगा। तो बच्चे लिख देते हैं y2 माइनस y1। गलत। क्यों गलत, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है, हमें थोड़ी पता है कौन बड़ा है दोनों में से। वो तो मैंने तुक्के से x1 y1 ऊपर लिख दिया, x2 y2 नीचे। क्या पता y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है, पर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हम क्या करेंगे, ताकि ये पॉजिटिव रहे, हम इस पर मॉड लगा देते हैं। अब ये पॉजिटिव ही दिखेगा, है ना। वैसे भी स्क्वायर रूट में बेटा अगर एक्स स्क्वायर कभी लिखा हो ना, तो उसको आप मॉड एक्स ही लिखोगे, अगर आपको नहीं पता एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। याद रखना, कई बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देते हैं, ये गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं अगर आपको पता नहीं है एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। और अगर आपको पता है एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दो बातें होती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिखते हैं जब एक्स पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स नेगेटिव होता है। ये तो मैं आउट ऑफ द टॉपिक चला गया, बस एक काम की बात दिखी तो आपको बता दी, याद रखना। तो ये निकल गया डिस्टेंस, सही है ना।
ऐसे ही सेकंड केस में क्या कह रहा है ये? अच्छा, ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, कॉमन सेंस है यार। देखो ना, ये डिस्टेंस निकालना है। मान लो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -3 है, तो गैप कितना दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है ना। कैसे निकाला आपने? 5 में से -3 को माइनस करा, 8 आ गया। यानी वर्टिकल लाइन है तो उसका डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? सीधा उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल दो ना, बस ख़त्म। वही तो करा है, ये थोड़ा तरीके से कर दिया, ठीक है। अगले केस में क्या कह रहा है ये देखो, अगले केस में कह रहा है इस बार पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो समझ ही गए होगे कि भाई अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो ऐसे बनेगी, है ना। ऐसे बनेगी तो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, फिर वो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेंगे? x कोऑर्डिनेट्स बचेंगे, ठीक है ना। इजी। आगे देखते हैं, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ये तो 10th का क्वेश्चन हो गया भाई। x एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वो पॉइंट जो x एक्सिस पे है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो x, 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस पे है ना। x एक्सिस पे होगा तो y तो 0 होगा। इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, और क्योंकि इस वाले का डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल है तो PA डिस्टेंस निकाल लेंगे और PB डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, x निकल जाएगा। सही है ना। ये तो 10th में भी था क्वेश्चन, हो जाएगा ना भाई। आगे देखो, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। कि भैया 2 पॉइंट है P और B, 2 पॉइंट हैं P और B, ठीक है। उनका मिड पॉइंट है कोई, मेरे को नहीं पता क्या है, ठीक है। उस मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है जो कि कहीं ओरिजिन से भी पास कर रही है। कहीं तो ओरिजिन होगा ना दुनिया में। एक्स वाई एक्सिस नहीं बना रहा मैं, आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो बात। एक्स वाई एक्सिस बना ही नहीं रहा मैं, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूँ भाई ये पी क्यू एक लाइन है, ये P है और ये Q है, ठीक है। ये 0, -4 है और ये 8, 0 है। तो अब इसका मिड पॉइंट तो आप बता ही सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पता है ना क्या होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं भाई मिड पॉइंट? x1 + x2/2, यानी 0 + 8/2, 0 + 8/2 कितना हो जाएगा? 4। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? y1 + y2/2, तो -4 और 0 को ऐड करेंगे, -4 आएगा, /2 करेंगे, -2 आ जाएगा। सही है ना। मिड पॉइंट आ गया। अब कह रहा है एक लाइन और है जो इस मिड पॉइंट से पास कर रही है। क्या कर रही है? इस मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है ऐसे, ठीक है। और वो लाइन जो जा रही है वो ओरिजिन से होते हुए जा रही है, मतलब उस लाइन पे एक पॉइंट और है जो कि खुद ओरिजिन है। उस लाइन पे एक पॉइंट और है जो कि खुद क्या है? ओरिजिन। ये कह रहा है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन जो मैंने बनाई है, ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, 0, 0 से पास कर रही है, और इन जो PB है उसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है। PB था, मैंने Q लिख दिया, कोई बात नहीं, काम चला लो। ये जो PB है इसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है लाइन। तो अब हमें इस लाइन का स्लोप बताना है। तो इस लाइन पे 2 पॉइंट नहीं मिल गए हमें, एक ये रहा, एक ये रहा। भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट ब्लू वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, और इसी का हमें स्लोप निकालना है। निकाल लो। 2 पॉइंट से स्लोप निकालना नहीं आता? y2 - y1/x2 - x1 आता है ना भाई। बस ये फॉर्मूला लगाओ, ख़त्म कहानी। दोनों पॉइंट आपको पता ही हैं। ये वाले पॉइंट यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है ना, ये वाले यूज़ करने हैं, क्योंकि इस वाली का स्लोप निकालना ना हमें, तो इस वाली का, तो इस पे जो 2 पॉइंट है वो यूज़ करूँगा ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हो गया। पूरे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करूँगा भाई, मैं हिंट ही दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, तुम क्या करोगे? फिर भी बता ही रहा हूँ, इतने के बाद तो आपसे हो ही जाना चाहिए क्वेश्चन। अब ये देखो भाई क्या कह रहा है ये, कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी और हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो ये एक, तो आपको दिख रहा है ये दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा भाई? -1 होगा कि नहीं होगा?
होगा ना। तो बस आपने यही करना है। आपके पास 3 पॉइंट हैं, एक को ए मान लो, एक को बी और एक को सी। ठीक है, एक बार ए बी का स्लोप निकाल लो, एक बार बी सी का निकाल लो, एक बार ए सी का स्लोप निकाल लो। एक को M1 लिख लेना, एक को M2, एक को M3। अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 आ गया तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। समझ गए ना बात? बिना पाइथागोरस के पता लग गया ना। क्या करना है, आपके पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, आपने तीनों साइड्स का स्लोप निकालना है, एक बार ए बी का, एक बार बी सी का, एक बार ए सी का। इसी वाले फॉर्मूले से y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है ना। एक बार ए बी का स्लोप निकालोगे, एक बार बी सी का, एक बार ए सी का। एक को M1 लिख दोगे, एक को M2, एक को M3। कोई से भी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल है। और अगर आपसे पूछे किस एंगल पे राइट एंगल्ड है तो वो बहुत आसान है। मान लो ए बी और बी सी का प्रोडक्ट -1 आ गया तो कॉमन पॉइंट क्या है इसमें, बी है ना। कॉमन पॉइंट क्या है, बी, तो बी पे राइट एंगल्ड है। मान लो बी सी और ए सी का आ गया, बी सी और ए सी का प्रोडक्ट -1 आ गया तो कॉमन पॉइंट सी है, तो सी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है। 7th क्वेश्चन भाई मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मैंने बहुत सारे आपको लास्ट वीडियो में कराए थे, ये तो एक केस है, मैंने तो आपको 8 केसेस कराए थे। ठीक है। 8th भी सुपर इजी है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बताया तो था कोलिनियर में क्या करते हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, एक बार ए बी का स्लोप निकाल लो, एक बार बी सी का स्लोप निकाल लो, दोनों इक्वल रख दो, एक्स निकल जाएगा। ठीक है। 9th में क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो भाई 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आपको दिखाना है पैरेललोग्राम है, बिना कोई डिस्टेंस फार्मूला वगैरह यूज़ करे। देखो आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी ए बी और डी सी पैरेलल है ना, और सी बी और ए डी पैरेलल है, यानी इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है, और इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो आपको 4 दे रखे हैं, आप इनको ए बी सी डी एज्यूम कर लो। ठीक है। और एक बार ए बी का स्लोप निकाल लो, फिर बी सी का निकाल लो, फिर सी डी का निकाल लो, फिर ए डी का, चारों का स्लोप निकाल लो। अब आपके क्या होंगे, कोई 2 स्लोप इक्वल आ जाएंगे, कोई 2 स्लोप इक्वल आ जाएंगे। भाई मान लो ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब है, ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल आने का मतलब है ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ठीक है ना। और बी सी और ए डी का स्लोप इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, तो अपोजिट साइड पैरेलल, इसका मतलब स्लोप इक्वल, स्लोप इक्वल मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब पैरेललोग्राम, कहानी खत्म। सही है। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सिंपल, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उससे हम स्लोप निकाल लेते हैं ना, tan थीटा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और स्लोप निकालने का पॉइंट से भी फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब जब ये दोनों ही फॉर्मूले स्लोप निकालने के तो आपस में तो इक्वल होंगे ना, तो आप क्या करोगे, m को हटा दो बीच में से, tan थीटा को रख दो इक्वल इसके, आपको पॉइंट पता है, थीटा पता लग जाएगा, ख़त्म। ठीक है भाई। 11th में क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है। इफ़ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज़ 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। इसको कर लेते हैं, चलो। कह रहा है एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है, तो पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि पहली लाइन का स्लोप मान लो x है, तो दूसरी का स्लोप क्या हो जाएगा, 2x। सही है ना। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है, तो पहली लाइन का स्लोप x मान लिया, तो दूसरी का अपने आप क्या हो जाएगा, 2x। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और कह रहा है ये टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज़ 1/3। उनके बीच का जो एंगल है मान लो थीटा है, तो उसका टेंजेंट यानी उसका tan इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी tan थीटा, थीटा का टेंजेंट यानी tan थीटा कितना दे रखा है, 1/3। तो सीधा हमें tan थीटा ही दे रखा है 1/3, थीटा नहीं दे रखा, सीधा tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3। अब वो कह रहा है दोनों के स्लोप बताओ, तो ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये वाला कौन सा,
कि tan थीटा क्या होता है भाई, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है ना। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3, m2 को हमने 2x लिखा है, m1 को x लिखा है, नीचे भी m1 की जगह 2x, m2 की जगह x, ठीक है ना। अब इसको भाई सिंप्लीफाई कर लो, क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। क्या आ गया ये देखो, 1/3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। 2x माइनस x ही तो हो गया, और नीचे 2x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब आपको बताया था जब मॉड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाओगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। सही है। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, एक बार इस वैल्यू को 1/3 के इक्वल रखोगे, एक बार इस वैल्यू को -1/3 के इक्वल रखोगे। समझ गए, देखो रखता हूँ, क्या था, x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, एक बार इसको 1/3 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको -1/3 के इक्वल रखेंगे, और दोनों साइड सॉल्व करेंगे। तो ये 3x इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट तो कर ही लोगे, तो क्या फैक्टर्स बन गए, 2x माइनस 1 और x प्लस 1। सही है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू दिख गई, एक हाफ दिख गई और एक -1 दिख गई। क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी हमने क्या करा है, सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। अब जो हमारा स्लोप था वो m1 था x के इक्वल, m1 किसके इक्वल था, x के, और m2 किसके इक्वल था, 2x के। याद है, एक स्लोप को हमने x माना था, एक को 2x माना था, क्योंकि डबल था ना, एक को x माना था, एक को 2x। अब ध्यान से देखो, x की दो वैल्यू आ रही है, तो एक बारी हाफ पुट करेंगे, एक बारी -1, एक बारी क्या लेंगे, एक बारी हम x को लेंगे हाफ, केस 1 ले लो, व्हेन x इज़ हाफ, व्हेन x कितना है, हाफ। तो अब आप x की वैल्यू हाफ जो है इन दोनों में पुट करोगे तो आपके m1 और m2 क्या आ जाएंगे, m1 आ जाएगा हाफ, m2 आ जाएगा 1। सही है ना, x की जगह हाफ लिख दिया, m1 हाफ आ गया, इधर x की जगह हाफ लिखूँगा तो 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा, m2 1 आ गया। अब एक और केस भी लेना पड़ेगा, जब x को क्या लेंगे, -1, केस 2 लेना पड़ेगा, जब x कितना है आपके पास, -1। दो वैल्यू आ रही है ना, एक हाफ आ रहा है, एक -1 आ रहा है। तो जब -1 लेंगे और यहाँ रखेंगे दोनों जगह, तो स्लोप क्या आ जाएगा, m1 हो जाएगा -1, m2 हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो ये तो दो पॉसिबल आंसर आ गए कि या तो दो लाइनों के स्लोप ये होंगे, एक का ये एक का ये, या तो ये होंगे, है ना। अभी और भी आंसर आएंगे भाई, अभी तो हमने सिर्फ 1/3 को सॉल्व किया है, अभी आप इस -1/3 को भी सॉल्व करोगे, वहाँ से भी दो पॉसिबल सिनेरियो आएंगे, तो 4 आंसर आएंगे, केस 1, केस 2, अभी वहाँ से केस 3 और 4 आएगा, वो आप कर लोगे, कैलकुलेशन ही है सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस, इफ़ स्लोप ऑफ लाइन इज m शो दैट दिस। ये तो मजाक हो गया भाई, 2 पॉइंट से लाइन का स्लोप निकालना आता है आपको, 2 पॉइंट से लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो बस आपके ये 2 पॉइंट है, अगर आप इससे स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया जो प्रूफ करना था। ये भी भला कोई क्वेश्चन था, हो गया देखो, सही है। अगला देखो, कह रहा है शो दैट इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, लाई ऑन अ लाइन का मतलब क्या होता है, कोलिनियर। शो दैट दिस, हमें दे रखा है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें ये ला के दिखाना है, ठीक है। करते हैं, पॉइंट्स क्या क्या आपने, h, 0, a, b, 0, k। एक है h, 0, एक है ए बी और एक है 0 k, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है, तीनों कोलिनियर हैं, तीनों कोलिनियर है, एक को हमने a मान लिया, एक को b और एक को c, और गिवन है तीनों कोलिनियर है। तो आपको बात तो बताई थी मैंने कि भैया स्लोप ऑफ ए बी
इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, है ना। आप ए सी भी ले सकते हो, कोई भी दो ले लो, काम हो जाएगा, ठीक है। ए बी, बी सी और ए सी तीनों का स्लोप इक्वल है, कोई भी दो ले लो, काम हो जाएगा। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, इन दो पॉइंट से, वही फॉर्मूला लगाऊंगा ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा ए बी का स्लोप, b माइनस ज़ीरो अपॉन a माइनस एच, और बी सी का क्या हो जाएगा, k माइनस बी अपॉन ज़ीरो माइनस ए। सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ गया, ये माइनस ए बी और ये k माइनस बी इंटू ए माइनस एच। सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये b है और ये माइनस ए है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए भी आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ये आ गया। खोल लो भाई, क्या आ रहा है, माइनस ए बी के एच माइनस ए बी ए एच। ठीक है, ए बी और ए बी कटता हुआ दिख गया। सही है ना। ये के एच जो नेगेटिव है उसको इस साइड ले आता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, के एच पॉजिटिव हो गया। सही है, इधर रह गया के ए प्लस ए एच। ठीक है भाई, क्या किया हमने, ये के ए यहीं रखा, के एच को यहाँ ले आए, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये बी एच होना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए, बी एच। ये बी को किया ना एच से मल्टीप्लाई, तो ये होगा बी एच। सही है, इसको हटाओ भाई यहाँ से, बी एच हो गया ये। अब दोनों तरफ ना के एच से डिवाइड कर दो, किससे, के एच से, दोनों तरफ के एच से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, के एच अपॉन के एच, ये के ए अपॉन के एच, ये बी एच अपॉन के एच। तो आपको दिख गया, यहाँ तो के एच कट गया, वन रह गया, यहाँ के और के कट गया, एच और एच कट गया, क्या आ गया भाई, क्या आ गया देख लो, 1 इक्वल्स टू ए बाय एच प्लस बी बाय के। यही लाना था भाई। ठीक है, हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। अपने हाथ से कर लेना भाई सारे क्वेश्चन। ये देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, क्या कह रहा है ये, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ है। ये मतलब क्या दिखा रहा है कि 1985 में इतनी पॉपुलेशन थी, ये करोड़्स में है, ठीक है, इतने करोड़्स, ये नहीं कि 92 लोग ही थे, 92 करोड़्स। ठीक है, तो 1985 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1995 में इतनी होगी पॉपुलेशन। ये पूछ रहा है आगे बढ़ते बढ़ते कभी तो 2010 ईयर आएगा ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल है भाई, तीसरा पॉइंट इसी पे एक लेट कर लो कि वहाँ पे ईयर ले लिया 2010, कि ईयर क्या है 2010, पॉपुलेशन नहीं पता उसको पी ले लो, कुछ भी ले लो, पी वाई एक्स जो मर्जी लिख दो। ठीक है ना, एक्स मैंने इसलिए नहीं लिखा, तुम कहते वाई कोऑर्डिनेट की जगह एक्स लिख दिया। समझ गए क्या किया हमने, यहाँ पे एक सी पॉइंट मान लेते हैं आगे, और सी पॉइंट में मान लेते हैं जो ईयर है वो 2010 है, पॉपुलेशन को पी मान लेते हैं। अब तो मजाक हो गया, आपको दिख रहा है 3 पॉइंट को लीनियर है, तो तीनों का स्लोप इक्वल होगा, मतलब इनसे जो 3 सेगमेंट बनेंगे, ए बी, बी सी या ए सी, कोई भी 2 सेगमेंट ले लो, उनका स्लोप इक्वल रख दो, काम खत्म। क्या करो, ऐसे कर दो ना, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ओहो ये भाई सिर्फ ए सी लिख, बी सी लिख देता हूँ, ठीक है, जगह की कमी के कारण आप मैनेज कर लेना। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, ये सिर्फ बी सी मत लिख देना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप निकाल लोगे इन 2 पॉइंट से, वही y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा 97 माइनस 92 अपॉन 995 माइनस 1995 माइनस 1985। ठीक है, फिर बी सी का स्लोप कैसे आएगा, इन 2 पॉइंट से निकाल लो, क्या आएगा p माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। बस अब इसको सॉल्व करके p निकाल लो, पॉपुलेशन पता लग जाएगी, ख़त्म भाइयों एक्सरसाइज। ठीक है मित्रों, तो कर लेना भाई, समाप्त है। ठीक है, ये बुक जो मैंने गंदी कर दी है इसको साफ़ कर देता हूँ।
अब ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेना भाई, अब तो कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है सारे ही करा दिए आपको। ठीक है भाइयों, सारे क्वेश्चन कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट।